Very welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya. CRPC, Code of Criminal Procedure 1973. What is the purpose of criminal procedure? क्या है इसका पर्पस, क्या मेन मोटिव है इसका? तो इसका मेन मोटिव है कोई भी व्यक्ति जो गिल्टी पाया जाता है रीजनेबल डाउट्स के बेसिस पर उसे पनिश करना, ठीक है। और जो पनिशमेंट के सारे प्रोसीजर्स हैं वो CRPC में गिवन है। सीरियस एंड माइनर ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंस को बताता है हमारा CRPC। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सारे सेक्शंस CRPC के चैप्टर्स एंड सेक्शंस के बारे में। ओके, CRPC 1973, इसके अंदर 37 चैप्टर्स गिवन है एंड 484 सेक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें है प्रिलिमिनरी, ठीक है। प्रिलिमिनरी में क्या है? सबसे पहले सेक्शन सेकंड इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर सेकंड, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस के बारे में, ठीक है। चैप्टर सेकंड क्या बात करता है? क्रिमिनल कोड्स मतलब जो दंड न्यायालय है और ऑफिसेज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके गठन के बारे में। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को अलग करता है। जैसा कि DPSP की थ्योरी में भी यही था कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अलग करने के बारे में बताया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। और इसके अंदर दो टाइप्स के जो कोड्स हैं उनके प्रोविजंस किए गए हैं। फर्स्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोड एंड सेकंड है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोड, ठीक है। इस कोड के अकॉर्डिंग जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो तो हाई कोर्ट के अंडर होंगे एंड जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो किसके अंडर होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर थर्ड, जो बात करता है पावर्स ऑफ कोर्ट के बारे में, ठीक है। कोर्ट की क्या क्या पावर्स होंगी, ठीक है। कोर्ट के पास कितनी पावर्स हैं, क्या क्या होंगी, ठीक है। मतलब जो कोर्ट है उनके द्वारा कौन कौन से ऑफिसर्स के बारे में विचार किया जा सकता है, ठीक है। उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, उनका यूज़ वो किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 4, जो बात करता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। अब कोर्ट के पास वो पावर्स हैं, ठीक है, बट उसके अंदर वो किसकी हेल्प ले सकती है? पुलिस ऑफिस, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प ले सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा चैप्टर 4 है उसके अंदर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, उनकी पावर्स के बारे में बताया गया है कि उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, ठीक है, जिससे कि वो मजिस्ट्रेट को हेल्प कर सकते हैं। पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट को हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है चैप्टर 5। अब अगर किसी व्यक्ति को क्या है, अगर पुलिस द्वारा अरेस्ट कर दिया, पुलिस के पास पावर है कि किसी व्यक्ति को अगर उसने ऑफेंस किया है तो वो उसे अरेस्ट कर सकती है। तो चैप्टर 5 के अंदर क्या बताया गया? अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में बताया गया कि किसी व्यक्ति को किस तरीके से, किस प्रोसीजर द्वारा उसको अरेस्ट किया जा सकता है और विदाउट वारंट कब अरेस्ट किया जा सकता है एंड वारंट के साथ कब अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसके बारे में पूरा चैप्टर 5 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6, जो बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, ठीक है। मतलब हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए ऑर्डर दिए जाना, ठीक है। मतलब कोर्ट के द्वारा सम्मन दिए जाएंगे व्यक्ति को, ठीक है, कि व्यक्ति को कब और किस तरीके से कोर्ट में हाजिर होना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में बताया गया है। चैप्टर 7 क्या बात करता है कि जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, जो भी यूज़ की गई हैं ऑफिस के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी लेटर्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको भी क्या है, कोर्ट के सामने पेश करना है उनके आदेश के ऊपर, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है चैप्टर 7 के अंदर। नेक्स्ट है चैप्टर 7A, जो बाद में इंसर्ट किया गया है चैप्टर 7 के अंदर, जो बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर द असिस्टेंट इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब कुछ मैटर्स के अंदर व्यक्तियों को जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके अटैचमेंट एंड फॉरफीचर, इसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसकी हेल्प के लिए बताया गया है कि उनको हेल्प की जा सकती है कुछ मैटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है फॉर असिस्टेंट इन सर्टेन मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8, जो बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। एज वी ऑल नो, और इसमें कोई भी डाउट नहीं कि जब व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, जो व्यक्ति अपराधी है वो एक नॉर्मल व्यक्ति से अलग होता है, डिफरेंट होता है, एंड कोर्ट से पनिश होने के बाद में उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है सोसाइटी को लेकर, एंड आगे भी उस सोसाइटी की शांति को भंग करने के लिए, ब्रीच ऑफ पीस करने के लिए, या कोई भी रायट कर सकता है सोसाइटी में इफेक्ट डालने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट है उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति से पीस बनाए रखने के लिए एंड गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी ले। उसी के बारे में बात करता है हमारा चैप्टर नंबर 8। एंड नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, जो बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी, माता पिता और बच्चों का क्या करें? मेंटेनेंस करें, ठीक है। उसके बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 10, जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की,
ठीक है। एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स की लाइफ एंड एसेट्स को प्रोटेक्ट करे, साथ ही पब्लिक ऑर्डर में शांति बनाए रखने के लिए भी प्रयास करे। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जैसे कि जो ब्रीच ऑफ पीस होने के पूरे चांसेस रहते हैं, उसका खतरा रहता है। तो ऐसे खतरों को दूर करना ज़रूरी है और ऐसी कंडीशंस में जो मजिस्ट्रेट है उनको पावर्स दी गई हैं, प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है। वो नियम बना सकती है, कुछ भी ऐसा कर सकती है उनको रोकने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 11 जो बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो पुलिस ऑफिसर हैं वो आपको विदाउट वारंट भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें पुलिस को पावर्स दी गई कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑफेंस करता है तो उसके लिए पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। उसके बारे में बताया गया है चैप्टर नंबर 11 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 12 जो बात करता है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। चैप्टर नंबर 12 क्या कहता है कि प्रत्येक ऑफेंस की इंक्वायरी ट्रायल के लिए ऐसे कोर्ट में जाएगा, चैप्टर नंबर 12 क्या कहता है किसी भी ऑफेंस होने पर पुलिस को सूचना मिलने पर जो भी अक्यूज है, ठीक है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को पावर्स दी गई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 क्या कहता है जुरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। चैप्टर नंबर 13 प्रत्येक ऑफेंस की इंक्वायरी एंड ट्रायल ऐसे कोर्ट में किया जाएगा जिसके कि लोकल बाउंड्री के अंडर दिया गया है, ठीक है, जैसे लोकल बाउंड्रीज के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 14 जो बात करता है कंडीशंस रिक्वेस्टीज फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 क्या कहता है कि प्रोसीडिंग्स चाहे जुडिशियल हो या एक्स्ट्रा जुडिशियल हो, कोर्ट कंडक्ट के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं, ठीक है, कंडीशंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो इनको फॉलो करने के कारण से ही वो क्या है सही से न्याय हो पाता है। कोर्ट इन रूल्स को फॉलो करने से कोर्ट ना ही केवल नियमित रहता है बल्कि उन रूल्स को फॉलो करने से जस्टिस ना मिलने की पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इन रूल्स और कंडीशंस को फॉलो किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 15 जो बात करता है कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट के बारे में। चैप्टर नंबर 15 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर है या उसकी ड्यूटी है और जो ऑफेंस के होने की इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के पर भी मुकदमा दर्ज नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन मिल जाने पर भी मुकदमा अगर दर्ज नहीं करता है तो ऑफेंस जो है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऐसी कंडीशन में कंप्लेंट के पास में ये रेमेडी है कि वो ऑफेंस करने वाले फैक्ट की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करता है हमारा चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 16 जो बात करता है कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया जाना, ठीक है। कोर्ट के अंदर ट्रायल में स्टार्टिंग में से पहले मजिस्ट्रेट के सामने कहा जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो करनी पड़ती हैं, ठीक है, कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं वो करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही कोर्ट किसी भी केस को ट्रायल के लिए आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 16, ओके। चैप्टर नंबर 17 जो बात करता है द चार्ज आरोपों के बारे में। कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि अक्यूज को बताया जाता है कि उसने क्या ऑफेंस किया है वो क्या है, चार्ज। चैप्टर नंबर 17 में बात की गई चार्ज की। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 18 जो बात करता है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 में क्या बताया गया, ऐसी प्रोसीडिंग्स जो कि जिसमें ट्रायल के टाइम पर जो भी प्रोसीडिंग्स की गई है वो सेशन कोर्ट के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स की गई है उसके बारे में बताया गया चैप्टर नंबर 18 में। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 19 जो बात करता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ऑफेंसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉग्निजेबल है और एक नॉन कॉग्निजेबल है। तो नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वारंट वाले मामले होते हैं जिसमें वारंट इशू होने पर गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो 19 है वो रिलेटेड है वारंट वाले मामलों से, ठीक है, उनके ट्रायल से। नेक्स्ट है हमारा ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट, चैप्टर नंबर 20 जो बात करता है सम्मन्स वाले मामलों की, जो मामले वारंट वाले नहीं हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करता है। सम्मन्स वाले जो मामले हैं उनके बारे में, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बात करता है हमारा चैप्टर नंबर 20। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 21 जो बात करता है समरी ट्रायल्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने जानते हैं कि किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स के अंदर सबसे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो जितनी लंबी होंगी जस्टिस भी उतना ही लेट मिलेगा, ठीक है, जस्टिस उतना ही डिले होगा। इसीलिए एक
लॉ की जो है वेल एस्टेब्लिश थ्योरी है कि जस्टिस डिले मतलब जस्टिस से इनकार करना। तो माइनर नेचर के जो केसेस होते हैं उनके लिए समरी ट्रायल्स के लिए इस चैप्टर में प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 21 जो बात करता है समरी ट्रायल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 22 जो बात करता है प्लिया बार्गेनिंग। इसमें ऐसे अक्यूज पर्सन के बारे में ये अप्लाई होगा जो कि आजीवन कारावास से या मृत्यु से इन सबसे दंडित किया गया है। ठीक है, पनिशेबल है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 22 जो बात करता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कंफाइंड और डिटेन्ड इन पर्सन। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो कि जेल में हैं, ठीक है, कारागार में हैं, उनको डिटेन किया गया है इन प्रिजन एंड उनको कोर्ट में उपस्थित होने के लिए अटेंडेंस के लिए उनको बताया गया। ठीक है, इसके उसमें उन पर्सन्स की बारे में बताया गया जिन्हें कोर्ट में हाजिर होना है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 23 जो बात करता है एविडेंस इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के बारे में। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है एविडेंस। ठीक है, एविडेंस के बिना कोई भी प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ सकती, ना ही ट्रायल्स के बिना। ठीक है, तो इसकी में बात की गई एविडेंस के बारे में एंड ट्रायल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 24 जो बात करता है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के बारे में। इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स की जनरल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 24। ओके, चैप्टर नंबर 25 इसमें बात की गई प्रोविजन एज टू अक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब वो अक्यूज पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है, तो उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट कैसे प्रोसीजर अपनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में बात की गई है चैप्टर नंबर 25 में। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 26 जो बात करता है प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उन प्रोविजंस के बारे में बात करता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को उसके ऊपर इफेक्ट डालने वाले उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। ठीक है, सेक्शन 195 के अंदर जो भी मैटर्स डिस्क्राइब किए गए हैं उसके प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। अपील्स और जो भी एक्सपेंसेस हैं उनका ऑर्डर देने के पावर्स के बारे में बात की गई। मजिस्ट्रेट संज्ञान करेगा उसके बारे में बात की गई है। उसकी प्रोसीजर के बारे में बात की गई चैप्टर नंबर 26 के अंदर। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 27 जो बात करता है जजमेंट की। ठीक है, निर्णय की, किस तरीके से जजमेंट दिया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में बात करता है हमारा चैप्टर नंबर 27। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 28 जो बात करता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन। डेथ सेंटेंस की कन्फर्मेशन के लिए सबमिशन किया जाना, उसके बारे में बात करते हैं चैप्टर नंबर 28। ठीक है, सेशन कोर्ट द्वारा जो भी डेथ सेंटेंस दिया जाएगा उसकी कन्फर्मेशन के लिए उसको प्रेजेंट किया जाना। ठीक है, उसके अलावा एडिशनल जांच के लिए या एडिशनल एविडेंस के लिए जो भी ऑर्डर दिए जाएंगे उसकी पावर्स के बारे में बात की गई चैप्टर नंबर 28 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 29 जो बात करता है अपील की। ठीक है, कैसे मामलों में किस तरह से अपील की जाएगी। ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा, सेशन न्यायालय में कैसे अपील की जाएगी, या कोई प्रोविजन नहीं है तो अपील किस तरह से की जाएगी या नहीं की जाएगी, उनके बारे में बात करते हैं चैप्टर नंबर 29। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 30 बात करता है रेफरेंसेस एंड रिवीजन के बारे में। ठीक है, रिवीजन एंड रेफरेंसेस के बारे में कि हाई कोर्ट को जो भी निर्देश है उनके बारे में, हाई कोर्ट के जो भी वेल एस्टेब्लिश जो भी मैटर्स हैं उनके निपटारे के मामले में। ठीक है, जो भी निश्चय किए हुए हैं उनके मामले में, और रिवीजन के बारे में उनकी पावर्स का यूज़ करना कि कहाँ पर वो अपनी रिवीजन की पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो जांच है उनके ऑर्डर्स देने के पावर्स के बारे में, इन सभी के बारे में बात की गई चैप्टर नंबर 30 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 31 जो बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस की। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके ट्रांसफ़र की कि कहाँ और किस में उनको किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कैसे मामलों में, कैसे अपील्स के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट की पावर्स क्या है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, सेशन कोर्ट की पावर्स क्या है। ठीक है, इन मैटर्स के अंदर उसके बारे में बात की गई चैप्टर नंबर 31 के अंदर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 32 जो बात करता है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में। मतलब जो भी पनिशमेंट है उसके निलंबन, सस्पेंशन, एग्जीक्यूशन और रिमिशन। ठीक है, इनके बारे में बात करता है हमारा चैप्टर नंबर 32। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 33 जो बात करते हैं प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स के बारे में कि किस तरीके से जो बेल है एंड बॉन्ड्स हैं किस तरीके से लिया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 33। जमानत और जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे, उसके प्रोविजंस के बारे में कि किन मामलों के अंदर, किन मैटर्स के अंदर बेल ली जाएगी। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो कितनी होगी, कितने टाइम तक उसको व्यक्ति को निरुद्ध रखा जा सकता है या प्रिवेंट रखा जा सकता है। ठीक है, और नॉन बेलेबल किस तरीके से रहे, किस दिशा में जमानत ली जा सकती है। ठीक है, तो उन सब के बारे में बात की गई चैप्टर नंबर 33 के अंदर, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 34 जो बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। कुछ मैटर्स के अंदर अगर जो ट्रायल्स हैं वो लंबे हो जाते हैं तो जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए और डिस्पोजल के लिए ऑर्डर्स के बारे में बात करता है। ट्रायल्स के एंड पर प्रॉपर्टी डिस्पोजल के ऑर्डर्स के बारे में बात करता है। अक्यूज के पास मिले हुए जो मनी है उसके जो धन है, मेन मनी है, उसका निर्दोष क्रेता जो है उसको वापस दिलाने की बात करता है। सेक्शन नंबर 452 और 453 के अंडर ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की बात करता है। ठीक है, इन सब के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 34। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 35 जो बात करता है इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में। जो इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स हैं वो क्या है, जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको ख़राब नहीं करती हैं। ठीक है, रॉन्ग प्लेस में कार्रवाई के बारे में बात करता है, प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर हमारा 35। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 36 जो बात करता है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के अंदर कॉग्निजेंस करने के लिए, ठीक है, लिमिटेशन की बात करता है। ठीक है, इसमें डेफिनेशन दी गई है लिमिटेशन पीरियड की एंड के बाद में कॉग्निजेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, लिमिटेशन पीरियड के स्टार्टिंग की बात की गई है। ठीक है, उसके अंदर और करंट रहने वाले, चालू रहने वाले ऑफेंसेस के बारे में बात की गई। कुछ कंडीशंस के अंदर लिमिटेशन एक्ट की बात की गई है। उन सभी कंडीशंस के बारे में बात की गई है चैप्टर नंबर 36 के अंदर। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 37 जो बात करता है मिसलेनियस, हाई कोर्ट के सामने ट्रायल्स के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट के रूल्स बनाने की शक्ति, ETC, इनके बारे में बात करता है हमारा चैप्टर नंबर 37। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।